नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में एनडीए फोल्ड के टिकट में कई टर्निंग पॉइंट है। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र जिससे पिछले बार जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा था, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हेमनारायण शाह चुनाव लड़े थे। क्या इस बार महाराजगंज में जनता दल यूनाइटेड का चेहरा बदल जाएगा? क्या इस बार महाराजगंज से जनता दल यूनाइटेड का कोई और प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार बैठा है? क्या इस बार बीजेपी भी किसी युवा भूमिहार चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने के लिए सोच रही है? क्या इस बार महाराजगंज का समीकरण जो है वो आरजेडी और महागठबंधन के टिकट पर निर्भर कर रहा है? महाराजगंज में टिकट का टर्निंग पॉइंट क्या है? कैसे महाराजगंज का टिकट विभिन्न दलों के लिए, सभी दलों के लिए सिरदर्द बना हुआ है और हर पार्टी ये सोचने पर मजबूर है कि किसे टिकट दिया जाए और किसे टिकट नहीं दिया जाए। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर इस बात का मंथन चल रहा है। महाराजगंज से जुड़े जो सूत्र हैं, जो राज्य में टिकटों के बारे में जो गुनागणित लगाया जा रहा है, जो समीकरण समझाया जा रहा है, जो विभिन्न दलों में बताया जा रहा है, आज उसी अंदर की बात को मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे महाराजगंज आज वैश्य, ब्राह्मण और भूमिहार तीन जातियों को लेकर ये सोचा जा रहा है कि यहाँ पे इन जातियों में कैसे टिकटों का बंटवारा होगा। आरजेडी किसे उतारेगी तो एनडीए किसके पास चला जाएगा, एनडीए के उम्मीदवार ये होंगे तो महागठबंधन किसको प्रत्याशी बना देगी। पूरा समीकरण इस पर मंथन चल रहा है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीति को जानने वाले हैं और जो महाराजगंज की राजनीति को समझने वाले हैं, एक फॉर्मूला तो वो भी बता रहे हैं और दूसरा फॉर्मूला राज्य में जो नेता बैठे हुए हैं बीजेपी के, आरजेडी के, जो सीमांत की राजनीति को समझते हैं, वो बना रहे हैं। टिकट का टर्निंग पॉइंट वहां भी आ रहा है जब बीजेपी ने एक नहीं बल्कि 5-5 सर्वे कराया है। बिहार के 243 सीटों पर सर्वे हुआ है और इन 5 सर्वे रिपोर्ट जो बीजेपी के पास पहुंचा है, उसके आधार पर भी ये तय होना है कि आखिर कौन सी परिस्थिति में किसको टिकट देना है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल, जो पहला सवाल था मेरा, कि क्या महाराजगंज में जनता दल यूनाइटेड का चेहरा बदल जाए? तो देखिए, महाराजगंज में जनता दल यूनाइटेड का चेहरा बदल सकता है, लेकिन कब बदलेगा और किन परिस्थितियों में बदलेगा? क्या जनता दल यूनाइटेड महाराजगंज में चुनाव लड़ेगी भी कि नहीं, इस पर भी सवाल है। अभी ऐसा नहीं है कि जो पिछले बार के प्रत्याशी थे हेमनारायण शाह, उनकी राहें इतनी आसान है। हालांकि वो कम वोटों के अंतर से हारे थे, लगभग 2000 वोटों के अंतर से वो हार गए थे, लेकिन इस बार टिकट में भी कई घन चक्कर है, कई टर्निंग पॉइंट है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की सबसे पहले बात करते हैं तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यदि हेमनारायण शाह चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? इसमें सबसे जो बड़ा चेहरा सामने आ रहा है वो महाराजगंज का नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के वे नेता हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन उनका क्षेत्र कहीं दूसरा है, चर्चित है, विधायक भी रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में उनके लिए महाराजगंज में संभावनाएं देखी जा रही है और वो नाम है धूमल सिंह का। एकमा से विधायक रह चुके, बनियापुर से विधायक रह चुके धूमल सिंह को जनता दल यूनाइटेड एकमा के बदले महाराजगंज से भी चुनाव लड़ा सकती है। इस बात पर चर्चा हो रही है। किन परिस्थितियों में लड़ाएगी ये बात मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। अभी दूसरा चर्चा कर लेते हैं।
कि किन परिस्थितियों में हेमनारायण शाह को यहाँ से टिकट मिल सकता है, किन परिस्थितियों में धूमल सिंह को यहाँ से टिकट मिल सकता है। जो और दावेदार हैं, जो बसंतपुर के और गोरियाकोठी के पूर्व विधायक रह चुके हैं सत्यदेव प्रसाद सिंह, उनका क्या होगा, बिशंबर सिंह की बातें कैसे पहुंचेगी पटना, इन सब बातों को भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक समीकरण और है, और वो ये समीकरण है कि बीजेपी भी चाहती है कि महाराजगंज जो सीट है उस पर उनकी दावेदारी हो जाए, क्योंकि महाराजगंज महत्वपूर्ण सीट है। लोकसभा भी महाराजगंज के नाम से, जहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एमपी हैं, बीजेपी के एमपी हैं, लगातार तीसरी बार वो जीत चुके हैं। तो उनकी भी बातें पार्टी के अंदर भी और क्षेत्र में भी चलेगी। तो महाराजगंज में बीजेपी किसी युवा भूमिहार चेहरे को चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है, और ये सोच रही है कि यदि उसको उतार दिया जाए तो फिर समीकरण कैसे बदल जाएगा, और यदि उसे नहीं उतारा जाए, किसी दूसरे को मौका दिया जाए, तब समीकरण कैसा रहेगा। देखिए, महाराजगंज को यदि आप देखेंगे तो भूमिहार बहुल इलाका ये माना जाता है। भगवानपुर और महाराजगंज, जब से ये दोनों एक साथ दोनों प्रखंड जुटे हैं, तब से ये जो महाराजगंज क्षेत्र है वो भूमिहार बहुल क्षेत्र हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भूमिहार को टिकट दे देने से वो जीत जाएंगे। उनके साथ, पार्टी के साथ साथ अन्य लोगों की भी गतिविधि जुड़ना पड़ेगा, अन्य लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ बीजेपी के बड़े नेता मंगल पांडे का ये गृह विधानसभा क्षेत्र है, तो उनकी भी दखलंदाजी यहाँ पे है। और महाराजगंज में इस बात की भी चर्चा है कि जिस क्षेत्र से विजय शंकर दुबे चुनाव जीते, ब्राह्मण जाति से आते हैं, उस क्षेत्र से मंगल पांडे की पत्नी क्यों नहीं चुनाव जीत सकती, इसलिए क्या उनको भी प्रत्याशी बना दिया जाए, ये भी बातें चल रही है। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है। तो मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूं कि महाराजगंज में आखिर क्यों वैश्य, ब्राह्मण और भूमिहार, ये तीन जातियों के दावेदारों की संख्या ज़्यादा है, क्यों वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और किन परिस्थितियों में हेमनारायण शाह का टिकट कट सकता है। देखिए, आरजेडी के नेता विनोद जायसवाल के तरफ से जब से ये इशारा मिला है कि उनके बेटे विशाल जायसवाल महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। विनोद जायसवाल को सभी कोई जानते हैं, वैश्य समुदाय के बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी। विशाल जायसवाल तेजस्वी यादव के मित्र हैं। ऐसी परिस्थिति में जैसे ही ये बात सामने आई, तो यदि विशाल जायसवाल चुनावी मैदान में उतर गए तो क्या होगा, तो जो बीजेपी के कट्टर वैश्य वोटर नहीं है वो जुड़ सकते हैं। कहाँ? तो विशाल जायसवाल के साथ। यदि आरजेडी ने विशाल जायसवाल को टिकट दिया तब, और विशाल जायसवाल को महाराजगंज में ही रोकने के लिए तब एनडीए को बहुत दांव खेलना पड़ेगा, कड़ा मुकाबला देना पड़ेगा, और उसी स्थिति में हेमनारायण शाह का टिकट जनता दल यूनाइटेड यहाँ से काट सकती है। क्योंकि यदि विशाल जायसवाल चुनावी मैदान में उतर गए तो वैश्य समुदाय का झुकाव उनके तरफ होगा। जो लोग बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता नहीं होंगे, जो लोग बीजेपी से जुड़े नहीं होंगे, उनमें से अधिकांश जो पर्सनल अटैचमेंट होता है वो हेमनारायण शाह से ज़्यादा प्रभाव विशाल जायसवाल का है, और लोग उधर के तरफ झुक जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड ये सोचने पर मजबूर है कि यदि विशाल जायसवाल को आरजेडी ने टिकट दे दिया, आरजेडी कोटे में यदि ये सीट चल गई,
तो ये भी तय मानिए कि विशाल जायसवाल का टिकट लगभग फाइनल है। तो यदि उस खेमे में ये सीट गई और विशाल जायसवाल चुनावी मैदान में उतर गए तो जनता दल यूनाइटेड, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो हेम नारायण शाह को टिकट नहीं देगी, बल्कि किसी दूसरे को देगी। और वो दूसरा कौन हो सकता है? वो दूसरा हो सकते हैं धूमल सिंह। धूमल सिंह इसलिए हो सकते हैं क्योंकि धूमल सिंह को एकमा में इस बार चुनौती मिलेगी। किससे? कामेश्वर सिंह मुन्ना से। कामेश्वर सिंह मुन्ना की वजह से वो चुनाव पिछले बार भी हार गए थे, इस बार भी उनकी तैयारी है। और यदि दोनों लड़ेंगे तो फिर यकीन मानिए आरजेडी को फिर कोई जीतने से नहीं रोक सकता एकमा में। तो वैसी स्थिति में धूमल सिंह को महाराजगंज जनता दल यूनाइटेड शिफ्ट कर सकती है, यदि एलजेपी को या जनता दल यूनाइटेड के तरफ से ही कामेश्वर सिंह मुन्ना चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि वहां बीजेपी की भी दावेदारी है। तो देखिए कौन सी परिस्थिति बनती है, लेकिन वैसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड धूमल सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो महाराजगंज में जनता दल यूनाइटेड का चेहरा बदल सकता है। वैसे दावेदार तो सत्यदेव प्रसाद सिंह भी, जो गोरिया कोठी के विधायक रह चुके हैं, बसंतपुर के विधायक रह चुके हैं। जब वो बसंतपुर के विधायक थे तो भगवानपुर जो प्रखंड है वो उनके विधानसभा क्षेत्र में ही आता था। तो इसलिए सत्यदेव प्रसाद सिंह की भी एक पकड़ है। और ऐसा माना जाता है कि जिन दिनों सत्यदेव प्रसाद सिंह चुनाव लड़ते थे उन दिनों भूमिहारों का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ रहता था, भले ही वो राजपूत जाति से आते हैं। तो देखिए पार्टी का समर्थन, जाति का समर्थन और परिस्थितियां सत्यदेव प्रसाद सिंह को क्या जनता दल यूनाइटेड का टिकट दिलाएगी, ये अभी तय नहीं है, क्योंकि उम्र के जिस दहलीज पे वो खड़े हैं एक रुकावट तो वहाँ भी है। अब देखिए बिशंभर सिंह की भी दावेदारी है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन बिशंभर सिंह की बात कौन पहुंचाएगा पटना में? कौन है जो बिशंभर सिंह के लिए लड़ सकता है? जब बैठेगी पार्टियों की कार्य समिति की बैठक होगी, जब चुनाव वितरण के लिए जब बड़े बड़े नेता बैठेंगे, तो आखिर बिशंभर सिंह की बात कौन करेगा? न जातीय समीकरण में फिट बैठेंगे, न राजनीतिक मामले में उनका उतना पकड़ है। तो फिर ऐसे में धूमल सिंह एक चेहरा जनता दल यूनाइटेड के लिए हो सकते हैं। कब? जब जनता दल यूनाइटेड महाराजगंज से चुनाव लड़ेगी तब। लेकिन यदि बीजेपी चुनाव लड़ेगा तब क्या होगा? देखिए बीजेपी के तरफ से यहाँ बड़ी गहराई से ये बात हो रही है और क्षेत्र के लोगों में भी इस बात की चर्चा है कि कृष्ण कुंतल जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, वो एक ऐसे युवा चेहरे हो सकते हैं जो इस क्षेत्र में युवाओं के बीच भी लोकप्रिय हैं और बुजुर्गों के पास भी उनकी अपनी पकड़ है। कृष्ण कुंतल प्रयासरत भी हैं टिकट के लिए। ऐसे वो भूमिहार चेहरा हैं जो आगे अगल बगल के विधानसभा क्षेत्रों में भी मजबूती से अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। देखिए मुखर प्रवक्ता है वो। बिहार में जैसे ही कोई राजनीतिक हलचल होती है बड़ी बाकी से वो बोलते हैं। सभी नेताओं के पास उनकी पकड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनको जानते हैं। एयरपोर्ट पर रिसीव करने की बात होती है तो कृष्ण कुंतल ही वहां जाते हैं। और ये जो मैंने आपको समीकरण बताया वैश्य समुदाय का, तो वैश्य समुदाय के यदि वहां पे कोई प्रत्याशी उतरेगा तो उसका जवाब बहुसंख्यक आबादी वाले भूमिहार कैंडिडेट से ही दिया जा सकता है, क्योंकि जातीय समीकरण को छोड़कर यदि कोई बीजेपी के लिए वोट करेगा, यदि कोई
एनडीए फोल्ड के समर्थक है, तो वो किसी युवा चेहरे को देखना चाहते हैं। वैसे यहाँ से देवरंजन सिंह भी पिछले बार एलजेपी के टिकट पर लड़े थे, बीजेपी के वो नेता हैं, बीजेपी के तरफ से एक बार यहाँ विधायक भी रह चुके हैं, वो भी एक दावेदार है। लेकिन उस तरह की सक्रियता देवरंजन सिंह इस बार नहीं दिखा रहे हैं जितना वो पहले दिखाते थे। तो इस बार क्या वो उसी मन मिजाज से हैं, टिकट लेकर और किसी भी परिस्थिति में विपक्षी को हरा देने का? ये मुद्दा क्या देवरंजन सिंह में है, ये भी देखना है। और कृष्ण कुंतल जिस तरह से क्षेत्र में जा रहे हैं और जिस तरह का समीकरण वो यहाँ पे देख रहे हैं, उस स्थिति में महाराजगंज जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें उनकी भूमिका बन सकती है। अब देखिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। यदि हेमनारायण शाह का टिकट कट गया, विशाल जायसवाल यदि उम्मीदवार आरजेडी के हो, तो बीजेपी को जो सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस है वो ये है कि हेमनारायण शाह यदि निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो विशाल जायसवाल को वैश्य समुदाय का वोट मिलेगा, न कि हेमनारायण शाह। दूसरी तरफ बीजेपी पूर्वी के जो अध्यक्ष हैं रंजीत प्रसाद, वो वैश्य समुदाय से आते हैं और उनकी मजबूत पकड़ है। तो यदि जो कार्यकर्ता होगा वो रंजीत प्रसाद के प्रभाव में वो पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा, जो कार्यकर्ता नहीं होगा बीजेपी का वैश्य समुदाय में, तो वो यदि व्यक्तिगत संबंध होगा तो वो विशाल जायसवाल के तरफ जाएगा, क्योंकि विशाल जायसवाल के पिता विनोद जायसवाल के बारे में सब जानते हैं कि उनका कितना प्रभाव है। अब देखिए इसी महाराजगंज से मैंने कहा कि 3 जातियां जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो वैश्य समुदाय से एक तो विशाल जायसवाल है, दूसरे जो नेता हैं राजकिशोर गुप्ता है, तीसरे जो नेता हैं वो अरविंद गुप्ता है। एक चर्चा तो प्रमोद रंजन की भी है। प्रमोद रंजन जो हैं वो उमाशंकर प्रसाद के पौत्र हैं। उमाशंकर प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं, एक बार यहाँ के विधायक भी रहे हुए हैं, तो वो भी अपनी सेटिंग में लगे हुए हैं। हालांकि वो पत्रकार हैं, लेकिन उनकी भी दावेदारी है। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या चुनाव लड़ेंगे आप, तो उन्होंने कहा, हालांकि वो हर चुनाव में कहते हैं कि यदि पार्टी कोई टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, बगैर पार्टी के टिकट के चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावे भी 1-2 वैश्य समुदाय के और कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह यदि ब्राह्मण को देखा जाए तो ब्राह्मण में कांग्रेस में भी दावेदार हैं, बीजेपी में भी दावेदार हैं। कांग्रेस में विजय शंकर दुबे हैं, उसके बाद विधुशेखर पांडे हैं, उसके बाद आप देखिएगा तो नीतीश द्विवेदी वीआईपी से उम्मीदवार के दावेदारी में हैं। बीजेपी से सत्यम दुबे की दावेदारी है जो कि विजय शंकर दुबे के बेटे हैं। इसके अलावे मंगल पांडे की पत्नी की भी चर्चा हो रही है। तो इतने ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ पे अभी मौजूदा समय में भी मौजूद हैं। इसके अलावे यदि भूमिहार की बात करेंगे तो देवरंजन सिंह बीजेपी के तरफ से हैं, कृष्ण कुंतल बीजेपी के तरफ से हैं। इसके अलावे कांग्रेस से यशवंत कुमार चमन यहाँ से प्रत्याशी के दावेदार हैं, प्रद्युमन राय यहाँ से प्रत्याशी के दावेदार हैं, धूमल सिंह की जनता दल यूनाइटेड से चर्चा होने लगी है अब। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में टिकट के लिए कई टर्निंग पॉइंट हैं, कई परिस्थितियां हैं कि इस पार्टी को टिकट मिलेगा तो इसे इधर से दिया जाएगा। कई तरह की बातें हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा और जैसे जैसे फैसले होंगे उन बातों पर भी निर्भर होगा। लेकिन महाराजगंज का पूरा क्षेत्र इन्हीं समीकरणों के बीच घूम रहा है। तरह तरह की चर्चाएं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में हो रही है और उन चर्चाओं के बीच से जो चर्चा हमारे पास आ रही है, राज्य स्तर पर जो समीकरण नेता बना रहे हैं
वहाँ से जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उन सभी बातों को मैंने आपके सामने रख दिया। अब आगे क्या होगा, परिस्थितियां कैसे बदलेगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम आपको और समीकरण बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि महाराजगंज का राजनीतिक समीकरण कहाँ जा रहा है, बिहार का राजनीतिक समीकरण कहाँ जा रहा है, सीवान किस रास्ते पर जाएगा, सारण किस रास्ते पर जाएगा, चंपारण किस रास्ते पर जाएगा, और बिहार के जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं उस पर क्या क्या होगा, कौन सा समीकरण बनेगा, कौन सा समीकरण बदलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।